हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के यवन राज्य को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य को पूरा डिस्कस किया था। इस क्लास में हम यवन राज्य जो है जितने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर करिए ताकि नए स्टूडेंट जुड़ सकें और वो भी NTPC CBT 2 का लाभ ले सकें। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी जो है क्रम में है। पहले हिंदू यूनानी जो है, हिंदू यूनानी पहले, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइड्स, एंटिआलकीड्स और हर्मिक्स, इस राज्य ने शासन किया था। इतने जो है राजाओं जो है बैक्ट्रिया पर शासन किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रिया के शासक जो है डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी जो है कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर जो था नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न आदि के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर के प्रश्न उत्तर का संग्रह है। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण जो है। अब आ जाते हैं हम शक समूह। यवन शासक में अब आते हैं शक समूह। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी
शाखा में पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा में उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित जो है किया जो शकों ने। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत जो है ये लोग आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण कर लिया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य जो है था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि थी, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। शकों का अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभप्रद हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जो है जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसकी शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुल्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित जो है युद्धोत्पन्न किया। जो सुदर्शन झील है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है बनवाया गया था। उसको जो है शकों के शासक जो है रुद्रदामन प्रथम जो था वह जो है इसको सुंदरीकरण इसका जो है करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही अब सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप जो है कहा करते थे। उसके बाद आते हैं हम कुषाण। पहलों के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटविशेष था। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कटविशेष था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। पर सबसे प्रतापी राजा जो है कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी जो है मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया भी जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल ग्राम कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में ये जो है संपन्न हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट जो है मानी जाती थी। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता नाम की, ये भी बहुत क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य जो है थे। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना जो है की थी।
कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने ही रामायण बुद्धचरित की रचना जो है की थी। वसुमित्र, पाश, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है वासुदेव था, ये भी याद करने लायक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण ही थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इस प्रकार हमारा कुषाण वंश कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम गुप्त वंश पे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त जो 240 से 280 ईसा पूर्व जो है शासन करता है और 40 वर्ष जो है ये शासन करता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक जो है शासन करता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम जो है था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में शुरुआत हुई, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका शुरुआत जो है किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त जो है आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं के कारण इसे भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेख था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करवाई थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक भी था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि जो है धारण किया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। ऐसे अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादक करते हुए दिखाए जाने से लगाया जा सकता है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री जो है फाहियान जो है भारत आया था। शकों का विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जो है जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंदगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी जो है हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने ही करवाया था। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा हो जाएगा कुमारगुप्त, और गुप्त शासनकाल में यह करवाया गया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व जो है हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है करवाया था। स्कंदगुप्त ने प्रदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर जो है नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण भी शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक जो है था भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन
जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्त थी, इसके शासक उपरिक जो है कहलाते थे। भुक्त के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट जो है कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है गांव थी। ग्राम का प्रशासक ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ जो है कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त की दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों के क्रियाकलाप का उल्लेख जो है किया गया। भू राजस्व के कुल उत्पादन का 1/3 भाग से 1/6 भाग जो है हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार भूमि थी। क्षेत्र जो है कृषि करने योग्य भूमि, वस्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य भूमि, खिल्ल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता उसे जो है खिल्ल कहते हैं। अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती है उसे अपृहत कहते हैं। सिंचाई के लिए रहट एवं घंटित यंत्र का उपयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है था। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार जो है कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस जो है चढ़ाते थे। पहली बार किसी ने सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरल अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने सती होने का उल्लेख जो है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका जो है कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी जो है कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्तों का राजकीय चिन्ह जो है था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर जो है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। जो है अजंता की गुफा में जो 29 गुफाओं में है उनमें से 16 और 17 जो है गुफा है वो गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कृष्ट मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है प्रशंसनीय जो है। गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महानिर्वाण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो है उत्कृष्ट किए गए हैं। उसके बाद अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जाता है। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म में किस शाखा से है? महायान शाखा से है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो है कालिदास हुए करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य जो है धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र
पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ जो है माना जाता है, बाइबिल के बाद इसका स्थान जो है दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, जैसे मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राण, अपरिच्छाकारित्व जो है, इसे जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम आ जाते हैं गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर। कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ है? मंदिर क्या है, स्थान क्या है? विष्णु मंदिर जो है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है भूमरा नागदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीतर गांव मंदिर जो है भीतर गांव में पड़ता है। लक्ष्मण मंदिर ईटो कानपुर में जो है, लक्ष्मण मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये हो गया हमारा मंदिर और स्थान के नाम। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के जो है चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे। आर्यभट्ट थे, 12 मिहिर थे, धन्वंतरी थे, ब्रह्मगुप्त जो है, ये विद्वान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख जो है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के के रूप्यका जो है कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल में ही हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है कहा जाता था। अब आ जाते हैं हम, हमारा जो है इस प्रकार गुप्त काल जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम पूज्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पूज्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ जो है प्रमुख है। इन राजवंशों में पूज्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य जो है स्थापित किया। पूज्यभूति वंश के संस्थापक पूज्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हड़ियारा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान पर जो है इसकी राजधानी जो है थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक जो है था। इसने परमार भट्ट एवं महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधि जो है धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री का उत्पन्न हुआ। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की जो है हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी जो है था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में है उसको जो है कटवा दिया था। ये जो है पूज्यभूति वंश के शासक थे। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर जो बैठता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परमार भट्टारक
नरेश की उपाधि जो है धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी जो है बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई। चीनी यात्री वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत जो है आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि जो है कहा जाता है। वेनसांग को राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि जो है कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से जो है भारत आया था। हर्षवर्धन जो है 614 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष जो है बलपूर्वक जो है प्राप्त कर लिए थे। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजस्व प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध जो है बन गया। हर्षवर्धन हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद जो है कहा जाता था। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक रचना जो है की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने ही की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक जो है लिखी थी। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है कहा गया था, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद में के मंत्री को सचिव का अमात्य जो है कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति के शासक राजस्थानी, उपरिक अथवा राष्ट्रीय जो है कहलाते थे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का भी प्रयोग जो है किया गया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी। विषय उसका प्रधान विस्पति जो है होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील जो है होते थे। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट जो है कहा है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाकृत एवं महाबलाकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधक के रूप में तुलायंत्र का उल्लेख जो है मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जो है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भांडी प्रधान सचिव, सिंहनाद
प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। इस प्रकार हमारा जो है यवन शासकों का जो है राजवंश जो था वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे पल्लव हैं, राष्ट्रकूट है, चालुक्य वंश, चालुक्य वातापी है, ये सब चीज़ें जो हैं हम जो है अगले वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करिए ताकि और नए स्टूडेंट को इस चैनल का लाभ मिल सके।